A2GS में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अधिनियम 1861 के भारत शासन अधिनियम के फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट के आधार पर डिटेल्स में बताएंगे और 1861 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा और 1861 के बाद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1861 का भारत शासन अधिनियम को समझने के पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लीजिए। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का और इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं और बंगाल के नवाब सिराज उदौला से युद्ध होता है और इस युद्ध में सिराज उदौला हार जाते हैं क्योंकि इनके जो मुख्य सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने सिराज उदौला को धोखा दे देते हैं। तो इससे होता है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रांतीय लेवल पर सत्ता की प्राप्ति होता है। प्रांतीय लेवल पर आगे चलकर 1764 ईस्वी में तीनों राजाओं को पराजित करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ये युद्ध पूरी तरह से बक्सर का युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तब क्या होता है, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को राष्ट्रीय शक्ति मिलती है। राष्ट्रीय शक्ति 1757 में प्रांतीय शक्ति मिला और 1764 में बक्सर के युद्ध में राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त कर लेती है और 1765 ईस्वी में यहाँ पे जो दिल्ली के शासक थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उनके द्वारा इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होता है और यहाँ से धन की अर्जित ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापक रूप से करती है। ठीक है, अब 1765 ईस्वी में ही द्वैध शासन स्थापित कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल वाले क्षेत्र में और यहाँ पे राजस्व वसूलने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और शासन प्रशासन चलाने का काम वहाँ के जो नवाब होंगे वे करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। पहले व्यापार के लिए आई, अब राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्ता वगैरह ये सब, तो धीरे धीरे शक्तियां बढ़ रही थी। इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना भी था, तो धीरे धीरे शक्तियां बढ़ने के कारण अब क्या हुआ, तो ब्रिटेन के जो क्राउन थे, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उनको आभास हुआ कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे शक्तिशाली ना हो जाए, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कानून लाई और इसके तहत बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसमें कुछ त्रुटियां था, कुछ खामियां था। तब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया और इसके तहत पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण मंडल का गठन किया गया और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को देख रेख करेगी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो गया, यानी तीव्र गति से प्रारंभ। तो देखिए पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर प्रथम चार्टर एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने की शक्ति दिया जाता है और 20 वर्ष के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चार्टर एक्ट लाया जाता है 1813 का चार्टर एक्ट और इस एक्ट में पहली बार क्या किया जाता है, तो
ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। आंशिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करेगी और किसी के साथ व्यापार नहीं करेगी। यह प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में किया जाता है और इसी एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दिया जाता है और इसी एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। आगे चलकर 20 वर्ष के बाद फिर क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को पदोन्नति करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और यहीं पे केंद्रीयकरण का शुरुआत होता है, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में जो विधायी शक्ति था, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को, इनसे छीनकर अब गवर्नर जनरल के अधिकार में चला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रावधान किया जाता है और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा को भारत से 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में समाप्त कर दिया जाता है। फिर 20 वर्ष के बाद 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर कानून बनाती है और इस एक्ट में पहली बार भारतीयों को खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दिया जाता है, अर्थात भारतीय लोग अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे। जो आईसीएस का परीक्षा होगा लंदन में, उसमें शामिल हो सकेंगे, ऐसा प्रावधान किया जाता है। आगे चलकर 1857 की क्रांति हो जाती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय लोग और जो भी रियासत के लोग थे, राजे राजवाड़े का जो लोग थे, राजा लोग थे, वे सब असंतुष्ट होते हैं, जिसके कारण व्यापक रूप से विद्रोह होता है और इस विद्रोह को दबाने में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से विफल रहती है। तब ब्रिटिश क्राउन को आभास होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे शक्तियों को छीन लिया जाना चाहिए। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाती है और उस कानून का नाम होता है 1858 का भारत शासन अधिनियम और इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। तो ये था पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो 1857 के क्रांति, और इसमें आगे चलकर 1861 में भारतीयों को भी शामिल करने का अधिकार मिलता है। भारतीयों को शामिल करना क्यों? क्योंकि यदि भारतीय लोग असंतुष्ट रहेंगे तब ऐसा ना आगे चलकर 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए, इसलिए केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल करना अनिवार्य है ताकि कानून व्यवस्था बनाए जा सके। ठीक है ना, व्यापक रूप से। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध जो बिखराव था, जो असंतुष्ट का भावना था, उससे एक किया जाए, उसे संबंध सुधारा जाए, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो अधिकार प्राप्त था विधायी परिषद का कानून बनाने का, उसे तो छीन कर गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, इसलिए यहाँ पे असंतुष्ट का भाव था। तो केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध को सुधारना है, ऐसा व्यवस्था किया गया 1861 के भारत शासन अधिनियम में। अब जब 1861 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है, उस समय वायसराय कौन होते हैं? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, 1857 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय प्रथम बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को, और 1861 के समय में ही वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। ब्रिटिश शासिका उस समय कौन थी? 1861 के समय तो रानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन थे? कब? 1861 के समय तो लॉर्ड पामस्टेन थे। कब? 1861 के समय, और 1858 के समय में भी यही थे, ये भी याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य 1861 का भारत शासन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को भारत में अस्थाई सुरक्षित तरीके से लागू करना, यानी शासन चलाने का व्यवस्था प्रदान करना प्रभावी तरीके से। ध्यान दीजिए, यानी इसका 1861 का मुख्य ही उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को अस्थाई, सुरक्षित या प्रभावी तरीके से शासन चलाने के लिए व्यवस्था प्रदान करना।
ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। और भारतीयों की भागीदारी भी इस अधिनियम के तहत शामिल करना, ताकि 1857 जैसी क्रांति ना हो, ऐसा व्यवस्था किया गया। ठीक है, आगे चलकर केंद्रीय विधान परिषद, इसके प्रावधानों में एक प्रावधान था केंद्रीय विधान परिषद का गठन करना। तो केंद्रीय विधान परिषद की संरचना क्या था? तो केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय होते थे और कार्यकारी सदस्य होते थे, यानी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते थे। ठीक है, वायसराय को अधिकार था कि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य को नामित करना। यह अधिकार वायसराय को प्राप्त था, जो भारतीयों को भी नामित करने का अधिकार दिया गया था। भारतीयों को गैर सरकारी पद दिया गया इस अधिनियम के तहत। और इसमें क्या था? तो केंद्रीय विधान परिषद में आप बैठ सकते हैं भारतीय लोग, लेकिन किसी भी विषय पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा, लेकिन बैठने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसे 1861 के अधिनियम को भारतीयों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, कब? तो 1861। नामांकन प्रणाली, देखिए 1861 में जो केंद्रीय विधायी परिषद था, तो इसमें नामांकन प्रणाली था। ठीक है, चुनाव नहीं था, यानी लोकतंत्र जैसा नहीं था कि लोग जनता के द्वारा चुनकर यहां पे जाते थे केंद्रीय विधायी परिषद में, ऐसा प्रावधान नहीं था, चुनाव जैसी नीति नहीं थी, नामांकन प्रणाली थी। और किनके द्वारा? वायसराय के द्वारा होता था। लोकतंत्र जैसा कोई नहीं था, नियंत्रित सहभागिता था, यानी भारतीय लोग उसमें शामिल होंगे, वो भी नियंत्रित सहभागिता के तौर पे। ठीक है, यहां पे इसके लिए किया गया था। और विभाग कार्यभार अब पहली बार 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही यह प्रावधान किया गया, कैबिनेट जैसा प्रावधान किया गया। जैसे कैबिनेट मंत्री का कार्य है, उसी तरह ऐसा प्रावधान किया गया। और इसके तहत विभागीय कार्यभार में, यानी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को, इसके सदस्यों को गृह विभाग, तो राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त विभाग जैसी प्रावधान किया गया, यानी कैबिनेट जैसी संरचना पहली बार कब आता है? 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया जाता है। अब केंद्रीय विधायी परिषद का क्या क्या अधिकार था? तो परिषद का अधिकार केवल कानून बनाने का था, इसका अधिकार केवल कानून बनाना है, और बजट पे चर्चा करने का अधिकार नहीं था, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, प्रशासन की आलोचना करने का अधिकार नहीं था किसी को, ना तो भारतीय लोग कर सकते हैं और ना ही कोई भी, यानी केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्य भी नहीं कर सकते हैं। ये सब अंतिम डिसीजन किसके पास था? तो गवर्नर जनरल और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था, ब्रिटिश सरकार के पास था। केवल केंद्रीय विधायी परिषद के जो केवल सदस्य थे, वे सलाहकारी तरीके से कार्य कर सकते हैं, यानी सलाह दे सकते हैं, ऐसा था केंद्रीय विधायी परिषद। लेकिन केवल कानून बना सकते हैं, वो भी किनके सिफारिश पर? तो वायसराय और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिफारिश पे कानून बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान। लेकिन बजट पर चर्चा, प्रश्न पूछने, प्रशासन की आलोचना, ये तो भारतीयों का बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, अब प्रांतीय विधान परिषद की पुनः स्थापना, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में, बॉम्बे, मद्रास में विधायी शक्ति, जो कानून बनाने का अधिकार था, इसे छीनकर गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ताकि गवर्नर जनरल की शक्ति को और शक्तिशाली बनाया जा सके। यहां पे प्रांतीय विधायी परिषदों का पुनः स्थापना किया गया। कब? तो 1861 में। जो शक्ति 1833 में छीन लिया गया था, उसे पुनः दिया गया 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब प्रांतीय विधान परिषद में कौन कौन? तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी में पुनः विधायी शक्ति प्रदान की गई। जो 1833 में प्रांतों में विधायी शक्ति समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनः दिया गया 1861 के भारत शासन अधिनियम में। और 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो कैसा था? तो वो विकेंद्रीयकरण था। 1833 में केंद्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना, यानी एक
केंद्र की ओर, ठीक, ऐसा यानी सभी जितने भी क्षेत्र था सबको केंद्रीयकरण करके गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे विकेंद्रीयकरण हो जाता है कब? 1861 में। मतलब अब प्रेसिडेंसियों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अंतिम शक्ति जो भी केंद्रीय विधान या केंद्रीय विधान परिषद होंगे वो प्रांतीय लेवल पे जो कानून बनाएंगे उसमें अंतिम शक्ति किसके पास होगा? तो अंतिम शक्ति वायसराय और ब्रिटिश सरकार के पास होगा, अंतिम शक्ति होगा। चाहे एक सब कानून जितना भी बना लिया जाए लेकिन अंतिम शक्ति वायसराय और ब्रिटिश सरकार के पास ही होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। अब प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना क्यों किया गया? जो पहले प्रांतों में प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में वो 1833 के पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी कानून बना सकती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी कानून बना सकती थी, लेकिन 1833 में छीन लिया गया, विधायी शक्तियां ही छीन लिया गया, कानून नहीं बना सकती है। अब गवर्नर जनरल बनाएंगे कानून, ठीक है, या उनके परिषद मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी कि प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना पुनः किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि स्थानीय असंतोष था, ठीक है ना, मतलब स्थानीय लोग संतोष में नहीं था, असंतोष के भाव में था। क्यों? क्योंकि वहां के जो गवर्नर थे, जो प्रशासक थे, उनको अधिकार प्राप्त था कि हमें विधायी शक्ति प्राप्त थी कानून बनाने का, लेकिन 1833 में इसे छीन लिया गया, तो असंतोष हो गया। अब प्रशासनिक बोझ, क्योंकि ये सब बड़े बड़े क्षेत्र था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, तो ये सब बहुत बड़े क्षेत्र था, तो वो एक तरह से प्रशासनिक बोझ था और प्रांतीय कानून की आवश्यकता अनिवार्य था, ठीक है, प्रांतीय कानून की आवश्यकता अनिवार्य था। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रांतों को विधायी शक्ति प्रदान की ताकि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, ताकि केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध को सुधारा जाए, जो असंतोष का भावना था उसे जोड़ा जाए, सुधारा जाए, ठीक है। वायसराय की शक्तियां, तो वायसराय की शक्तियां क्या क्या मिला कब? 1861 के भारत शासन अधिनियम में, तो इनको विटो शक्ति दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, विटो शक्ति प्रदान किया गया किनको? वायसराय को। 1861 के अधिनियम में किसी भी विधेयक को अस्वीकृत करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार, जो केंद्रीय विधान परिषद में जो गवर्नर वायसराय के जो परिषद होगा उसमें सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस पावर जारी करने का अधिकार किनको दिया गया? तो वायसराय को दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत अध्यादेश। वो भी अध्यादेश किस पर? तो आपातकाल के समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो भी 6 माह के लिए, ठीक है, ये शक्ति दिया गया वायसराय को। एजेंडा का नियंत्रण किसके पास था? वायसराय के पास, यानी युद्ध संधि या कहाँ सेना भेजना है, किसी प्रकार के एजेंडा बनाना है, उस पर नियंत्रण करना है, ये सारे शक्तियां सब किसके पास? वायसराय के पास। लेकिन वायसराय से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, वे थे भारत सचिव, ठीक है ना, भारत सचिव, याद रखिएगा, भारत सचिव, जो भारत सचिव दिशा निर्देश देते थे वायसराय को, वायसराय वही कार्य करते थे, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर क्या हुआ, यहां पे देखिए, जो वायसराय को शक्ति था युद्ध करने का, युद्ध का नेतृत्व, संधि, सैन्य का नेतृत्व करने का अधिकार किसके पास था? तो वायसराय के पास था, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे 1861 में भारतीयों का प्रवेश द्वार, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत ये अधिकार दिया गया भारतीयों को 1861 में कि आप भी केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होइए, सिर्फ बैठने का अधिकार दिया गया, यानी भारतीयों का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। इसके पहले भारतीयों से कोई किसी प्रकार के शासन में हस्तक्षेप नहीं था। 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1892 का जब आता है उसमें भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1909 में चुनाव की शुरुआत हुआ, ठीक है, भारतीय लोग अब चुनाव करेंगे। 1919 में
उत्तरदायी शासन में भाग लेंगे। कौन? भारतीय लोग। और 1935 के अधिनियम में संघीय ढांचा के अंतर्गत अब चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पे जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम को व्यापक रूप से आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।